हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अमेजन अरोरा डेटाबेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपसे आरडीएस पूछता है कि आप जो डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं वो डेटाबेस कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल माईसीक्वल होगा, मारिया होगा, या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल होगा, ओरेकल होगा। ये जो चीज है ये आपसे कौन पूछता है? एडब्ल्यूएस पूछता है। तो यहाँ पे आप देखो इसने दो टाइप और ऐड कर रखे हैं अरोरा डेटाबेस के बारे में। तो ये जो दो है ये क्या है? ये अमेजन ने खुद ने बनाए हैं, उसके खुद के दो डेटाबेस इंजन है, ठीक है। और अमेजन अरोरा जो है इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है? इसकी पहली खासियत ये है कि सपोज आपका एक एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी माईसीक्वल में चल रहा है या फिर ऑलरेडी पोस्टग्रेस, तो इसके एंड पॉइंट को आप कनेक्ट कर सकते हो माईसीक्वल का जो ड्राइवर है आपका उसके हेल्प से, ठीक है। ये उसके साथ कॉम्पेटेबल है। सेम वही यहाँ पे ये वाला अगर आप क्रिएट करते हो ये पोस्टग्रेस के साथ कॉम्पेटेबल है। बट इसके अलावा भी ये जो अमेजन का खुद का डेटाबेस है इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी ये अपने को प्रोवाइड करता है। अपन एक एक करके उन सारी फंक्शनैलिटी के बारे में बात करते हैं कि ये जो है डेटाबेस ये 3 गुना ज्यादा फास्ट है पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस से और 5 गुना ज्यादा फास्ट है ये माईसीक्वल डेटाबेस से, ठीक है। और एक चीज जो यहाँ पे मैं जिस चीज के लिए अमेजन अरोरा डेटाबेस का फैन हूँ उसका रीजन क्या है मैं आपको वो जरूर दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे मारिया डीबी सेलेक्ट किया कि मैं जो डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहा हूँ वो मारिया डीबी का है। अगर मैं यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें और आप यहाँ पे आइए एंड में, यहाँ पे आप देखिए अलोकेटेड स्टोरेज 400 GB। यहाँ पे आप खुद स्टोरेज दे रहे हो कि आपका जो डेटाबेस रहेगा उसको जो स्टोरेज अटैच होगा वो कितना होगा, ठीक है। यूं मान लीजिए आपने 20 GB दे दिया और आपके पास बहुत सारे यूजर्स आए, वो उनके वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, फोटोज अपलोड कर रहे हैं, तो वो जो 20 GB है वो कुछ दिन में ही भर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 400 GB है तो 400 GB भी कुछ सालों में भर जाएगा। अगर एक छोटा एप्लीकेशन है तो, बड़ा एप्लीकेशन है तो एक दिन में ही भर जाएगा, घंटों में ही भर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको खुद को एक डिस्क की साइज बतानी पड़ रही है, आपके डेटाबेस की साइज बतानी पड़ रही है कि ये 400 GB का है, ये 500 GB का है। अब आपने साइज बता दी वो तो ठीक है, बट उसके बाद में आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है कि भाई हाँ 400 GB में से कितना भरा और कितना बच रहा है। फिर बाद में आप आओगे वापस इसको एक्सटेंड करोगे। अब सेम यही चीज अपन यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे अरोरा सेलेक्ट करता हूँ एंड अभी आप देखिए यहाँ पे कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है इस तरीके का, ठीक है। आप देख रहे हो इस तरीके का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप बोलोगे कि गौरव अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आई मीन कितनी साइज लेगा? तो दोस्तों उसका रीज़न ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 GB से स्टार्ट होएगा और जैसे जैसे आपके डेटाबेस के अंदर डेटा आता रहेगा उस तरीके से ये उस हिसाब से ये एक्सटेंड होता रहेगा, ठीक है। तो आई मीन ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही अज्यूम करना पड़ रहा है कि यार मेरे डेटाबेस को मेरे को 20 GB साइज देनी चाहिए, 40 GB देनी चाहिए, 100 GB देनी चाहिए। तो आप उस तरीके की प्रोसेस से यहाँ पे बच जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज का स्केलिंग होता रहेगा जैसा जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा। और इसकी मैक्सिमम साइज कितनी जाएगी ये क्वेश्चन भी आप लोगों के दिमाग में आया होगा। तो दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम साइज है ना वो जाएगी 128 GB, ठीक है। तो ये स्टार्ट होएगा 10 GB से और कहाँ तक जाएगा? 128 TB तक, ठीक है। 128 TB मतलब कितना हो गया यार? 8 × 1000। और इसकी जो साइज जाएगी वो कहाँ तक ग्रो होगी? 10 GB से स्टार्ट होगी और 1,28,000 अप्रोक्सीमेट 128 TB तक ये ग्रो होगा, मैक्सिमम इतना रहेगा। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, आपको पहले से एस्टिमेट नहीं करना कि मेरे पास कितना ट्रैफिक आएगा, कितने यूजर्स आएंगे, मैं किस साइज, मेरा जो डेटाबेस है उसकी साइज कितनी रखूँ, तो आप इस चीज से बच जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक डायग्राम देखता हूँ, अगर मुझे वो डायग्राम मिलता है तो वो मेरे को बहुत सही रहेगा आप लोगों को एक्सप्लेन करना। तो दोस्तों आप यहाँ पे इस इमेज में देखिए, जब भी आप एक अरोरा डेटाबेस क्रिएट करोगे, एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे, तो उस टाइम पे होगा क्या कि आप जो भी डेटा रखोगे वो डेटा कहाँ रखा रहेगा? आप देखिए यहाँ पे आपका जो डेटा है उसकी 6 कॉपियां बन रही है। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको डेटा कॉपीज, और ये जो 6 कॉपी है ये अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में भी बन रही है। आप ये देखिए अवेलेबिलिटी जोन A, B, C, इतना समझ में आया आपको? तो यहाँ पे 6 कॉपी बन रही है अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये एक क्लस्टर वॉल्यूम यूज करता है। तो बेसिकली होगा क्या कि कोई भी एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई का अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया है, तो जैसे ही मुंबई का अवेलेबिलिटी जोन डाउन हुआ तो जो डेटा है वो कौन से अवेलेबिलिटी जोन से मिल जाएगा? किसी दूसरे चेन्नई से या हैदराबाद रीजन के अंदर, हैदराबाद वाला जो अवेलेबिलिटी जोन है वहां से मिल जाएगा। और एक
एक खासियत और बताऊं, अभी आप देखिए कि जो डेटा है वो 3 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ऑलरेडी पड़ा है। तो जब भी आप कोई नया रीड रिप्लिका क्रिएट करोगे तो आप वहां पे देखो, आपकी वहां पे डेटा तो पहले से ही पड़ा है, तो वहां पे केवल कंप्यूट बनेगा। तो इस कारण ना जो अरोरा डेटाबेस है, इसके रीड रिप्लिकास दूसरे डेटाबेस के कंपेयर में बहुत 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 ज्यादा जल्दी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। एंड और जब आप रीड रिप्लिकास बनाते हैं तो आप मैक्सिमम 16 रीड रिप्लिका यहाँ पे बना सकते हैं अलग अलग रीजन के अंदर। और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप ग्लोबल डेटाबेस यूज करते हैं तो आप अलग अलग रीजन के अंदर भी रिप्लिकेशंस कर सकते हैं, आई मीन क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन कर सकते हैं, इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप आपका जो डेटाबेस है उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं किसी दूसरे रीजन के अंदर भी। अब जब किसी दूसरे रीजन के अंदर आप रिप्लिकेट कर रहे हैं और कोई भी एक रीजन जो है वो डाउन हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रमोट कर सकते हो कि जो दूसरे रीजन के अंदर जो रीड रिप्लिका बैठी हुई थी उसको आप प्राइमरी डेटाबेस बना दो। और जब आप ये प्रोसेस करोगे ना तो इसमें लेस देन 1 मिनट लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ थ्योरी थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और मैंने चूज डेटाबेस क्रिएशन मेथड पे मैंने क्लिक किया एंड स्टैंडर्ड में जाके मैंने यहाँ पे माई सिक्वल कॉम्पेटेबल मैं डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अरोरा के अलग अलग वर्जन माई सिक्वल के अलग अलग वर्जन के साथ कॉम्पेटेबल है, ये दिख रहे हैं आपको, कॉम्पेटेबल विथ माई सिक्वल 8.0.23, ठीक है। और यहाँ पे अगेन टेम्पलेट्स में जाके मैं डेव एंड टेस्ट के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप आइडेंटिफायर डाल सकते हैं, मैं सेम यही आइडेंटिफायर छोड़ यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यूजर नेम एडमिन, एंड मैं यहाँ पे सेल्फ मैनेज करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं देखिए मैं डाल देता हूँ पासवर्ड मैं पासवर्ड ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अरोरा स्टैंडर्ड और IO ऑप्टिमाइज्ड। IO ऑप्टिमाइज्ड क्या होता है, अपन ने EC2 इंस्टेंस में जब EBS वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने ये चीज़ वहाँ पे कवर की थी। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्वरलेस है और यहाँ पे बस्ट क्लासेस हैं। तो मैं बस्ट क्लासेस अगर मैं यहाँ पे दूँ तो आप देखिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं T3 मीडियम, T3 लार्ज, जो अपन एक तरीके से जिस तरीके से अपन EC2 इंस्टेंस सेलेक्ट करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो T3 मीडियम के अंदर आप देखिए मुझे 4 GB रैम मिलेगी और 2 वर्चुअल CPU मिलेंगे, ठीक है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देखिए सर्वरलेस। जब आप सर्वरलेस पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या चीज है सर्वरलेस के बारे में, राइट। है तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज, पर है क्या, अभी आप देखिए जब आपने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया था तो इस वाले को सिलेक्ट करने में क्या हो रहा था, यहाँ पे आपको पहले बताना पड़ रहा था कि यार आपका जो डेटाबेस है उसको कितनी रैम मिलेगी और कितना उसको CPU मिलेगा। क्या हो कि इससे बहुत 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 ज्यादा ट्रैफिक आ जाए और यूं मानो कि आपको ऑन द फ्लाई ऐसा लगे कि यार मैंने 2 GB लिया, बहुत कम ले लिया, मेरे को 128 GB चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वरलेस में क्या हो सकता है, सर्वरलेस के अंदर जब आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि मिनिमम तो इतना चाहिए और मैक्सिमम 16 GB तक जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज इंक्रीज और डिक्रीज करता रहेगा अपने हिसाब से। अब बोलोगे कि यार गौरव इसको यूज कब करें, तो जब आप सपोज आप एक नया, आपका खुद का एक एप्लीकेशन है, एकदम नया एप्लीकेशन है और अब आपको पता नहीं है कि आपके पास ट्रैफिक कितना आने वाला है, तो उस केस में ये जो चीज़ है ये बेस्ट चीज़ है, बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। तो आपको प्लानिंग नहीं करनी है कैपेसिटी की कि यार मैं कितने GB का डेटाबेस लूँ। और दूसरा इसका रीजन क्या है कि अभी यूं मानो कि आपके पास यूं सपोज आपने ले लिया 16 GB का डेटाबेस आपने क्रिएट कर दिया और आपके पास जो डाटा आ रहा है वो केवल इतना सा आ रहा है कि 2 GB का CPU भी उसको हैंडल कर सकता है। तो अब आपको 16 GB की जरूरत नहीं है, आपको केवल 2 GB की जरूरत है। ये जो चीज है आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी बहुत ज्यादा, राइट, क्योंकि जब कम है तो आप एकदम कम दे रहे हो। बट यहाँ पे अपन यही सिलेक्ट करते हैं नॉर्मल वाला एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ T3 मीडियम एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्रिएट ए अरोरा रिप्लिका एंड रीडर नोड। तो मेरे को मेरे को रिप्लिकास भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आप नेटवर्क टाइप सेलेक्ट कर सकते हो IPv4 और ड्यूल स्टैक मोड में से आपको जो भी चाहिए। बेसिकली ड्यूल स्टैक मोड में क्या होता है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं IPv4 पे और IPv6 दोनों के ऊपर। यहाँ पे वापस वही VPC वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक एक्सेस मैं इसको यस कर रहा हूँ अभी के केस में। एंड अगेन वही सिक्योरिटी ग्रुप जो है मैं एक नया बना देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे कैसा छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखिए रीड रिप्लिका फॉरवर्डिंग। बेसिकली होगा क्या कि अगर यूं मानो किसी ने इस रीड रिप्लिका पे कोई भी रिक्वेस्ट की तो आपको अगर उसको फॉरवर्ड करनी है राइट पे, आपने एक राइट क्वेरी चलाई एक रीड रिप्लिका के ऊपर, तो वो फॉरवर्ड हो जाएगी आपके राइटर को। तो इसको मैं ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ, इसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, अगर आप ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मंथली कॉस्ट दिख रही होगी, राइट।
एंड मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट डेटाबेस पे। ठीक है, इसको क्रिएट होने देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये यहाँ पे इसका स्टेटस अवेलेबल आ रहा है, एंड ये जो है ये क्या है, ये राइटर इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और ये जो क्रिएट हो रहा है ये आपका रीडर इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। चलिए इन दोनों को क्रिएट होने देते हैं। जब तक अपन ने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, अपन देख लेते हैं वो पब्लिक आईपी के लिए अलाउ है या नहीं है। क्या करना है अपने को सिक्योरिटी ग्रुप्स के लिए, बताओ, मैंने आप लोगों को बता रखा है वीपीसी, राइट, वीपीसी। यहाँ पे चलते हैं अपन सिक्योरिटी ग्रुप्स में, ये रहे सिक्योरिटी ग्रुप्स, एंड यहाँ पे अपन वो सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं जो अपन ने अपने अरोरा डेटाबेस को अटैच किया है। उसका अपन ने एक नाम दिया था, राइट, ये देखिए ये रहा वो सिक्योरिटी ग्रुप जो अभी अपन ने बनाया है। इस पे क्लिक करता हूँ एंड इस पे इनबाउंड रूल पे जाता हूँ। अभी आप देखिए इसके अंदर जो सोर्स है वो ये डला हुआ है, और ये सोर्स कौन सा आया है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। whatismyipaddress.com, तो आप देखिए यहाँ पे ये आईपी एड्रेस आया है। मैं इस आईपी एड्रेस, ये अभी के केस में ये मेरा आईपी एड्रेस है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं चेंज करके कौन सा कर देता हूँ, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ 0.0.0.0, एडिट इनबाउंड रूल्स, एंड इसको चेंज करके एनीवेयर IPv4 एड रूल एनीवेयर IPv6 एंड सेव रूल्स। वापस से अपन अपने RDS पे चलते हैं एंड देखते हैं अपना जो डेटाबेस इंस्टेंस है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। RDS पे गया एंड DB इंस्टेंसेस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, इनका अवेलेबल स्टेटस अपन होने देते हैं। एंड दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आई मीन ये ठीक है, ये हो रहा है अवेलेबल। जब तक मैं कुछ चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे एक्शंस में देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि इनेबल मल्टी एजी, क्योंकि अरोरा डेटाबेस है वो ऑलरेडी 6 कॉपी रखता है, रिप्लिकाज आपके बना दिए हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये मल्टी एजी इनेबल कर देता है। तो गलती से अगर आपका इंस्टेंस डाउन भी हो गया तो भी जो आपका जो रीड रिप्लिका है वो प्लेस हो जाएगा वहाँ पे, आई मीन जो आपका जो रीड रिप्लिका है वो आपका ट्रैफिक हैंडल कर लेगा, वो प्रमोट हो जाएगा प्राइमरी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डेटाबेस है वो अवेलेबल हो चुका है। अब ये जो डेटाबेस है जो अरोरा डीबी है, ठीक है, इसको जब आप कनेक्ट करते हैं तो इसको कनेक्ट करने की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है, और ये जो प्रोसेस है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बेसिकली अपन ने क्या देखा, जो अरोरा डीबी होता है ये क्या होता है और उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। लाइक यहाँ पे जो है आपको स्टोरेज डिसाइड नहीं करना पड़ता, यहाँ पे रिप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल होते हैं, रिप्लिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है MySQL एंड पोस्टग्रेस से भी ज़्यादा, एंड यहाँ पे आप मैक्सिमम 15 रिप्लिकास बना सकते हैं, ऑटो स्केलिंग इनेबल कर सकते हैं, राइट, आप सर्वरलेस यूज़ कर सकते हैं। ये सारे की सारी जो बातें थी वो अपन ने इस वीडियो में की है, और अब अपन डीप डाइव करने वाले हैं अगले वीडियो में कि अब ये जो बन गया अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में, और यहाँ पे थोड़ी सी अलग प्रोसेस है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।